हेलो बच्चों। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इसमें बच्चों हम लोगों ने टोटल दो फीचर्स इसके हम लोगों ने पढ़ लिए थे। एक हम लोगों ने पढ़ा था क्लियर और कंसाइज। आज बच्चों हम लोग जो द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, जो अगला हमारा जो फीचर है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, दैट इज कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब होता है बच्चों ठोस। मतलब आप जो भी बोलते हो वो बात जो है बच्चों ठोस होनी चाहिए। कम्युनिकेशन शुड बी कॉन्क्रीट। वॉट एवर यू से इट शुड बी सपोर्टेड बाय सम डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस। कोई भी बात जो है वेग बात आपको नहीं बोलनी है। जैसे बच्चों एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत जो है दुनिया में सबसे यंग कंट्री है। ये बात सिर्फ मैंने अपने हिसाब से नहीं बोली है, ये चीज़ इकोनॉमिक सर्वे में गिवन है। कई सारे जो इंडियन इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें ये चीज़ गिवन है कि दुनिया में जो है सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में ही है। इंडिया में 18 से लेकर के 30 जो एज ग्रुप है, 70% ऑफ द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 18 टू 30 ईयर्स। तो ये जो भी बात बच्चों मैंने बोली है इसका एक पर्टिकुलर सबूत मेरे पास है। इसलिए ये जो बात है ये कॉन्क्रीट है, ये हवा में मैंने नहीं बोली है। इसका सबूत है मेरे पास, इसको मैं प्रूफ कर सकता हूँ। तो इसलिए जब भी आप कोई भी चीज़ बच्चों आप बोलते हो वो वेग नहीं होनी चाहिए, वो ठोस होनी चाहिए, कॉन्क्रीट होनी चाहिए। एक और एग्जाम्पल हम इसका ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मूवी देखने जाते हैं तो उस मूवी में जब इंटरवल होता है तो इंटरवल के बीच में अगर आप देखोगे तो उस मूवी स्क्रीन पर कोई और आने वाली फिल्म का ट्रेलर दिखाया जा रहा होता है। और जब आने वाली फिल्म का जब वो ट्रेलर दिखाते हैं तो साथ में ही वो लिख देते हैं कमिंग सून। तो बच्चों ये जो कमिंग सून जो वर्ड है ये अपने आप में इट इज नॉट अ कॉन्क्रीट वर्ड, बिकॉज दिस कमिंग सून वर्ड इज लायबल टू बी मिस इंटरप्रिटेशन। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति जब कमिंग सून पढ़ता है तो उसके दिमाग में आता है कि यार ये मूवी अगले हफ्ते आने वाली है। या फिर कोई दूसरा व्यक्ति जब कमिंग सून को पढ़ता है उसके दिमाग में शायद अगले हफ्ते नहीं, ये मे बी अगले महीने आएगी। कोई और सोचेगा ये शायद 2 महीने के बाद आएगी। तो इस तरीके से हर कोई व्यक्ति उस पर्टिकुलर वर्ड्स को, कमिंग सून को अपने हिसाब से जो है बच्चों वो इंटरप्रेट करने लगते हैं। तो जब आप इस प्रकार से अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हो देन इट इज कॉल्ड मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द व्यूज। और उसके कारण जो भी आप कम्युनिकेट करते हो वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। सो आई थिंक क्लियर है कंक्रीट का मतलब क्या है। एक बार हम पढ़ के देखते हैं इसको, देखिए। द कंटेंट ऑफ योर कम्युनिकेट शुड बी टैंजिबल। बच्चों आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए, टैंजिबल। टैंजिबल हमने देखा ना, एसेट्स हमारे टैंजिबल एंड नॉन टैंजिबल एसेट्स होते हैं, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। सो टैंजिबल मतलब जिसका एग्जिस्टेंस है, इनटैंजिबल जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। वो एक तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कह लो, गुडविल कह लो, उस फॉर्म में होता है। बट आप जो भी कम्युनिकेट, आप जो भी बात बोलते हो इट शुड बी टैंजिबल। दैट मीन्स वो ठोस बात होनी चाहिए। इट शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंसेस एक्सेट्रा। ओके, द कंटेंट ऑफ योर कम्युनिकेट शुड बी टैंजिबल। फिर आगे लिखा है बेस इट ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। जो भी कम्युनिकेट है बच्चों, आप जो भी बोलते हो वो किस पर आधारित होना चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स। वो फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर आधारित होनी चाहिए। आगे लिखा है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड थॉट्स आर लायबल टू मिस इंटरप्रिटेशन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है बच्चों जिसका कोई सबूत नहीं है, वेग वर्ड्स जो हवा में जो बातें करी जाती हैं, जिसका कोई ठोस मतलब कोई एक एविडेंस नहीं है। आप जो बोल रहे हो वो सच है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो इस प्रकार की चीजें जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड थॉट्स आर लायबल टू मिस इंटरप्रिटेशन, इनका गलत मतलब निकाला जा सकता है। फिर आगे लिखा है मेक श्योर दैट देयर इज जस्ट सफिशिएंट। आप जस्ट को भी कट कर दो, लिखने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर दैट देयर इज sufficient detail to support your case or argument and bring focus to the main message। आप इसको थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए। मेक श्योर दैट देयर इज सफिशिएंट डिटेल टू सपोर्ट योर केस। केस तक बच्चों आप इसको टिक करेंगे। सो आई होप आपको क्लियर हुआ व्हाट इज कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब योर कम्युनिक्यू, आप जो भी बात कहते हैं वो टेंजिबल होनी चाहिए।
आप जो भी बात कहते हैं वो फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर आधारित होनी चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और थॉट्स जो हैं उनको हम मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसलिए यू मेक इट श्योर दैट देयर इज सफिशिएंट डिटेल टू सपोर्ट योर केस। आई होप इट इज क्लियर। तो ये हमारा हो गया कॉन्क्रीट। अब कॉन्क्रीट के बाद जो अगला हमारा बच्चों जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज कोहेरेंट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है बच्चों, इसमें एक जो वर्ड है कोहेरेंस इज नथिंग बट देयर शुड बी अ लॉजिकल ब्रिज बिटवीन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। आप जो भी शब्द, आप जो भी वाक्य बोलते हो उनके बीच में एक लॉजिकल ब्रिज होना चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। जैसे मान लो एक व्यक्ति एक ऐसे ऐसे लिख रहा है। पहला पैराग्राफ उसने एनवायरनमेंट के ऊपर लिखा, दूसरा पैराग्राफ उसने जैसे मूवीज के ऊपर लिखा, तीसरा पैराग्राफ उसने एजुकेशन के ऊपर लिखा, चौथा पैराग्राफ उसने ट्रांसपोर्टेशन पे लिखा। तो बच्चों आप जब इस प्रकार से एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जंप करते हो तो उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई उनमें कहते हैं ना कोहेरेंस नहीं है, मतलब उनके बीच में कोई लॉजिकल ब्रिज नहीं है। तो इस प्रकार से पढ़ने वाले को नहीं समझ में आएगा कि ये जो भी ये चीजें लिखी गई हैं, जो भी ये ऐसे लिखा गया है, बेसिकली ये कन्वे क्या करना चाहता है। इसलिए बच्चों जब भी आप कुछ भी चीजें लिखते हो तो उन सभी के बीच में एक लॉजिकल ब्रिज होना जरूरी होता है। तभी अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं पोल्यूशन के ऊपर अगर मान लो मुझे ऐसे लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन व्हाट इज पोल्यूशन, द नेक्स्ट पैराग्राफ आई विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, द नेक्स्ट विल बी सॉइल पोल्यूशन, देन वाटर पोल्यूशन, देन नॉइस पोल्यूशन, फिर उसके बाद और भी कई प्रकार के पोल्यूशन सभी को मेंशन करेंगे, फिर रेमेडियल मेजर्स करेंगे, फिर कॉजेज, इफेक्ट्स, कंक्लूजन। इस तरीके से बच्चों पूरे टॉपिक को मैंने कई सारे पार्ट्स में बांटूंगा और पहले पार्ट का नीचे वाले पार्ट से जो है कोई ना कोई लिंक जरूर होता है। उस लिंक को ही हम लोग कहते हैं लॉजिकल ब्रिज बिटवीन वर्ड्स। आपने पहले एक वाक्य कह दिया, उसके बाद दूसरा आप वाक्य ऐसा वाक्य बोलते हो जिसका पहले वाले से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे में रीडर जो है वो कोहेरेंस क्रिएट ही नहीं कर पाता है। उसको समझ में ही नहीं आता है कि सामने वाले ने जो लिखा है या बोल रहा है वो बेसिकली कन्वे करना क्या चाहता है। इसलिए बच्चों जब भी हम लोग लिखते हैं या बोलते हैं तो क्या होना चाहिए, लॉजिकल ब्रिज होना चाहिए बिटवीन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। नाउ सी कोहेरेंस इन राइटिंग, कोहेरेंस का मतलब बच्चों लॉजिकल ब्रिज। कोहेरेंस इन राइटिंग एंड स्पीच refers to the logical bridge between words, sentences and paragraphs. Main ideas and meaning can be difficult for the reader to follow if the writer jumps from one idea to another and uses contradictory words to express himself. तो एक तो बच्चों ये पहला पॉइंट आपको पूरा लिखना है, पहला पॉइंट आप इसको पूरा लिखेंगे। फिर आगे देखिए बच्चे क्या लिखा है, मेन आइडियाज एंड मीनिंग कैन बी डिफिकल्ट फॉर द रीडर टू फॉलो इफ राइटर जम्प्स फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, वन आइडिया टू अनदर। यहां तक आप लिखिए, ये इसको आप कट कर दीजिए। देखिए मेन आइडियाज एंड मीनिंग्स कैन बी डिफिकल्ट फॉर द रीडर टू फॉलो। रीडर के लिए मेन आइडियाज को और मीनिंग को फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर राइटर जम्प्स फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर। राइटर ने पहले दो लाइन में एक बात कही, नीचे के फिर दो लाइनों में वो बात कही जिसका पहले वाले से कोई लेना देना नहीं है, तो रीडर जो है वो एक लॉजिकल ब्रिज, उसका मीनिंग क्या है, वो कहना क्या चाहती चीजें बिल्कुल भी वो गेस नहीं कर सकता है। मेन आइडियाज एंड मीनिंग कैन बी डिफिकल्ट फॉर द रीडर टू फॉलो इफ द राइटर जम्प्स फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर। फिर आगे लिखा है, देन बच्चों ये वाला पॉइंट भी आप स्किप कर सकते हो, ये भी आप स्किप करो क्योंकि हमें 3 पॉइंट्स अच्छे से लिखने हैं। नाउ यहां से पॉइंट, ऑल कंटेंट अंडर द टॉपिक शुड बी रेलेवेंट। टॉपिक के अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए बच्चों, रेलेवेंट। जैसे मान लो आप 6 पैराग्राफ लिख रहे हो तो 6 पैराग्राफ में जो भी मैटर है उस टॉपिक से ही संबंधित होना चाहिए। ऑल कंटेंट अंडर द टॉपिक शुड बी रेलेवेंट, इंटरकनेक्टेड मतलब आपस में कनेक्टेड होना चाहिए, एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ फ्लो, और वो इंफॉर्मेशन को एक फ्लो में प्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। तो जब ये सारी पॉइंट्स जो हैं बच्चों आपको इसमें लिखना है कोहेरेंट में। एक बार दोबारा हम इसको देख लेते हैं।
Coherence in writing and speech refers to the logical bridge between words, sentences, and paragraph. Main ideas and meaning can be difficult for the reader to follow if the writer jumps from one idea to another. All content under the topic should be relevant, interconnected, and present information in a flow. So बच्चों, आई होप आपको ये कोहेरेंट का मतलब भी समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कोहेरेंट के बाद नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट फीचर आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, दैट इज कंप्लीट। नाउ इसको समझते हैं। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बच्चों ये ज़रूरी होता है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन सामने वाले को देते हैं वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। अब इंफॉर्मेशन कंप्लीट है या नहीं है, वो किस लेवल तक इनकम्प्लीट है, ये कौन जज करेगा? ये आप खुद जज करोगे। सामने वाले का जो बिहेवियर है, उसका इंटेलेक्ट है, उसकी नॉलेज है, उसके आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि सामने वाले को कितनी इंफॉर्मेशन देने की आवश्यकता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल, अगर एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट है, उस पेशेंट को कोई बीमारी हुई है, और एक व्यक्ति अगर डॉक्टर से जाकर के पूछता है कि डॉक्टर साहब इसको क्या बीमारी हुई है, तो अगर मान लो जो व्यक्ति पूछ रहा है उसको, वो डॉक्टर नहीं है, उसको मेडिकल की नॉलेज नहीं है, वो एक आम कॉमन मैन है, आम साधारण सा व्यक्ति है, सो डॉक्टर उसको बताएगा तो काफी डिटेल में बताएगा कि इसके लंग्स में प्रॉब्लम है, देन लिवर में ये हुआ वगैरह, ब्लड में ये हुआ वगैरह, एक लंबा चौड़ा वो डिस्क्रिप्शन देगा। बट वही अगर कोई दूसरा डॉक्टर इस डॉक्टर से पूछता कि सर इस पेशेंट को हुआ क्या है, तो हो सकता है डॉक्टर केवल उस बीमारी का नाम ले और उससे सामने वाले को पूरी जानकारी अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि वो डॉक्टर है। अगर आप उस बीमारी का नाम लेते हो तो उस डॉक्टर को पूरी जानकारी ऑटोमेटिकली अपने आप ही मिल जाएगी। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से जब भी आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हो तो हमको देखना पड़ेगा कि सामने वाले का नॉलेज कितना है। सो डिपेंडिंग अपॉन हिज नॉलेज you have to decide what kind of information should be given to him so that your information will be complete. So पढ़ के देखते हैं। A complete communication conveys, एक complete, एक पूर्ण जो communication है, एक complete communication conveys all facts and information required by the recipient. It keeps in mind the receiver's intellect and attitude and conveys the message accordingly. इट कीप्स इन माइंड कहने का मतलब बच्चों, कंप्लीट जब आप इंफॉर्मेशन देना है तो उसके में आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। इट कीप्स इन माइंड द रिसीवर्स इंटेलेक्ट एंड एटीट्यूड। जो रिसीवर है उसका ज्ञान कितना है, उसका इंटेलेक्ट कितना है, उसका एटीट्यूड कितना है, एंड कन्वेज द मैसेज अकॉर्डिंगली। और रिसीवर के इंटेलेक्ट एटीट्यूड को देखते हुए आपको अपना मैसेज जो है उसके अनुसार कन्वे करना चाहिए। फिर आगे लिखा है, A complete communication helps in building the company's reputation. जब आप किसी को कंप्लीट कम्युनिकेशन देते हैं बच्चों, तो आपकी कंपनी का रेपुटेशन बढ़ता है। इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए ने एक ऑर्डर लेटर लिखा, मतलब उसको कोई फर्नीचर वगैरह खरीदना था तो उसने फर्नीचर के लिए ऑर्डर लेटर लिखा। बट उस ऑर्डर लेटर में बच्चों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, उसने बस इतना बोल दिया कि यार एक 20 चेयर्स इस तारीख तक आप भिजवा दो। तो सामने वाला जब आपका लेटर पढ़ेगा उस पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा कि यार इसने 20 चेयर्स तो मांगा है, ना ब्रांड का बताया है, ना साइज का बताया है, प्राइस का ही बता देता, कलर का कुछ भी नहीं बताया। तो वो दोबारा आपसे क्वेश्चन करेगा, सर 20 चेयर्स तो चाहिए बट कौन सा ब्रांड की चाहिए? बट उसने इस बार केवल ब्रांड लिख के छोड़ दिया। फिर आप साइज के लिए पूछोगे वगैरह वगैरह, सो मैनी डिफरेंट थिंग्स आर देयर। ठीक है, तो इसलिए A complete communication helps in building company's reputation. जब आप complete information देते हैं तो सामने वाले को बड़ी राहत मिलती है, वो आपके लेटर को या कम्युनिकेशन को पढ़ के उसको समझ में आ जाता है कि आप उससे क्या चाहते हो, फिर उसके अनुसार जो है जो भी कार्य है वो किए जाते हैं। A complete communication helps in building the company's reputation. उससे कंपनी की रेपुटेशन में वृद्धि होती है। Aids in better decision making. आप जो भी निर्णय लेते हो उस निर्णय को लेने के लिए आपको जो है बेटर डिसीजन मेकिंग देता है। एड्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग as all relevant and required information is available with the receiver. जब रिसीवर के पास बच्चों रिलेवेंट और रिक्वायर्ड मतलब उससे संबंधित और आवश्यक जब सारी जानकारी होगी तो वो क्या कर सकता है, प्रॉपर डिसीजन भी वो ले सकता है।
तो इस तरीके से बच्चों हमें कंप्लीट भी कवर करना है। एक बार दोबारा देख लेते हैं कंप्लीट। A complete communication conveys all facts and information required by the recipient. It keeps in mind the receiver's intellect and attitude and conveys the message accordingly. A complete communication helps in building the company's reputation, aids in better decision making as all relevant and required information is available with the receiver. So बच्चों आई होप आपको ये कंप्लीट भी समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज courteous. Now understand what is this courteous. बच्चों courtesy का मतलब होता है विनम्रता। जब भी बच्चों आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, आपकी टोन, आपका बिहेवियर बहुत ही विनम्र होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अकड़ के बात करोगे, गुस्से से बात करोगे, हो सकता है कि सामने वाला आपकी बात को प्रॉपरली ना सुन पाए। इसलिए जरूरी है कि आप जब भी अपनी कोई बात रखते हो, कर्टसी होनी चाहिए, यानी कि विनम्रता होनी चाहिए। नाउ सी, कर्टसी implies that the sender is polite. कर्टसी का मतलब है जो सेंडर है वो कैसा होना चाहिए? पोलाइट, यानी कि विनम्र होना चाहिए। कंसिडरेट मतलब किसी के बारे में सोचना, आपके बारे में सोचने वाला होना चाहिए। रेस्पेक्टफुल यानी कि आदरणीय होना चाहिए। ओपन एंड ऑनेस्ट, खुले विचारों का और ईमानदार होना चाहिए विद द रिसीवर, मतलब रिसीवर के साथ। जब भी आप किसी व्यक्ति को कोई खत लिखते हो, वो खत में आपकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए बच्चों? पोलाइट, कंसिडरेट, रेस्पेक्टफुल, ओपन एंड ऑनेस्ट विद द रिसीवर। द सेंडर ऑफ द मैसेज The sender of the message takes into consideration the viewpoints and feelings of the receiver of the message. तो बच्चों आप क्या कर सकते हो, एक तो आपको ये वाली पॉइंट लिखनी है, इसके बाद भले ही ये वाला पॉइंट आप स्किप कर सकते हो, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट आपको ये वाली लाइन लिखनी है। मेक श्योर नथिंग ऑफेंसिव और विद हिडन नेगेटिव टोन इज इंक्लूडेड। बच्चों जब भी आप कोई बात करते हो तो उसमें कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करना जिससे कि सामने वाला आपको गलत समझ बैठे। कई बार क्या होता है बच्चों, हमारी इच्छा नहीं होती कि हम किसी को कुछ बुरा भला बोलें, बट हम शब्दों का चुनाव ही इस प्रकार से करते हैं कि सामने वाला जब हमारी बात सुनता है तो उसको वो बुरा लग सकता है। कुछ जिन लोगों को उस पर्टिकुलर बात का मतलब पता है वो बुरा मानेंगे, जिनको नहीं पता है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। बट जनरली लोगों को पता होता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कर्टसी में अगर आप देखते हो कि भाई आपको पोलाइट होना चाहिए, ठीक है ना, रेस्पेक्टफुल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, और जब भी आप कोई बात कहते हो वो ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे भी साथ में, जो वोकैबुलरी हमारा चैप्टर है उसमें भी हम इसको देखेंगे। जैसे एक वर्ड है थिन, बच्चों अगर मैं आपको थिन बोलूंगा तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? इसमें अच्छा और बुरा लगने की कोई बात नहीं है, बिकॉज थिन इज अ न्यूट्रल वर्ड। तो जो हर एक न्यूट्रल वर्ड के बच्चों दो जो है डिनोटेशंस होते हैं, आई मीन कनोटेशंस होते हैं। कनोटेशंस एक पॉजिटिव एज वेल एज एक नेगेटिव। जब मैं किसी बच्चे को थिन कहता हूं उसको अच्छा या बुरा नहीं लग सकता, बट थिन का एक जो नेगेटिव कनोटेशन है उसे हम कहते हैं स्क्राउनी, SCRAWNY, स्क्राउनी। ये हो गया बच्चों नेगेटिव कनोटेशन। और एक पॉजिटिव कनोटेशन है थिन को हम कहते हैं स्लेंडर, SLENDER, स्लेंडर। नाउ अंडरस्टैंड, आप अगर किसी बच्चे को क्लास में इफ यू कॉल दिस बॉय इज थिन, तो उसमें ना तो उसको अच्छा लगेगा और ना ही बुरा लगेगा। बट इमेजिन करो एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट है जो कि कई महीनों से एडमिट है और वो बहुत ही ज्यादा पतला हो गया है, उसका पूरा बॉडी जो स्किन है उसकी हड्डियों से चिपकी हुई है। आपको समझ में आ रही बात? तो ऐसे व्यक्ति को भी अगर आप थिन बोलोगे और क्लास में जो बच्चा आपका जो मित्र है उसको भी थिन बोलोगे, दोनों में फर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जो व्यक्ति पेशेंट है जो बहुत ही ज्यादा अत्यधिक पतला है उसको, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे स्क्राउनी।
और जो अब स्लेंडर का मतलब भी बच्चों पतला है, जैसे एथलीट्स हैं जो रनिंग करते हैं वो भी बहुत पतले होते हैं, बट वो फिट होते हैं, पतले होने पर भी वो अच्छे दिखते हैं। तो स्लेंडर, स्क्राउनी, थिन, तीनों का मतलब पतला है, बट तीनों का अलग अलग व्यू होता है। स्क्राउनी मतलब पतला जो नेगेटिव की तरफ जाता है, स्लेंडर यानी कि पतला जो कि पॉजिटिव की तरफ जाता है। अगर आप मान लो किसी लड़की को कह देते हो टुडे यू आर लुकिंग सो स्क्राउनी, आप कहना चाहते हो स्लेंडर मतलब आप पतले, स्लिम और ट्रिम आप दिख रहे हो, बट आपने वर्ड यूज कर दिया स्क्राउनी। अगर मान लो उस बच्चे को पता है कि भाई स्क्राउनी का क्या मतलब है तो बुरा मान जाएगा, पर आप बुरा उसको बोलना नहीं चाह रहे थे, पर आपने क्या किया, आपने गलत शब्द का चुनाव कर लिया। तो इस प्रकार जब भी आप कोई कम्युनिकेशन करते हो, जब भी आप कोई अपनी बात रखते हो, तो वर्ड्स का सही प्रकार से चुनाव करना चाहिए जिससे कि उसका कोई हिडन नेगेटिव मीनिंग ना निकले। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका क्या मतलब है। ओके, कर्टसी, तभी यहाँ पे लिखा है, देखो दोबारा हम देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको करने हैं। Courtesy implies that the sender is polite, considerate, respectful, open and honest with the receiver. इसके बाद बच्चों ये वाला पॉइंट आप पूरा स्किप कर दो, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें अननेसेसरी ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। फिर एक तो ये लिखेंगे और एक तो ये वाली पॉइंट हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। Make sure nothing offensive or with hidden negative tone is included. अब इस चीज को श्योर, अब समझ में आ गया ना वो स्क्राउनी वाला जो मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया, तो कुछ भी नेगेटिव टोन वाले जो चीजें हैं इसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इसी के साथ बच्चों हम लोगों ने कर्टियस भी हम लोगों ने कर लिया। अब जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा, आई मीन नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो है लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। बच्चों एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि जब भी आप सुनते हो, whenever you are listening something, it should not be only for listening sake, सिर्फ सुनने के लिए आपको नहीं सुनना चाहिए। whenever you are listening something, it should be only for understanding that particular thing। आप सुनो पर उसको समझने के लिए सुनना है। और जब भी बच्चों हम समझने के लिए सुनते हैं, हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, टीचर क्या पढ़ा रहा है, बोर्ड पे क्या लिख रहा है, कैसे एग्जाम्पल्स दे रहा है। हम टीचर के बॉडी लैंग्वेज को भी स्टडी करते हैं, टीचर के द्वारा दिए गए फेशियल एक्सप्रेशंस को भी स्टडी करते हैं। जब आप उनकी ओरल कम्युनिकेशन को, रिटन कम्युनिकेशन को, आई मीन बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, साइंस, इन सभी को एक साथ देख करके चीजों को समझने की कोशिश करते हो, तभी आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाते हो। अगर मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि नहीं आप लोग आंखें बंद करके मेरी आवाज़ को सुनो, हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए आप कंसंट्रेट कर पाओ, बट बाद में शायद ना कंसंट्रेट ना हो पाए। कई बार क्या होता है कि टीचर जब पढ़ा रहा होता है और लास्ट में जो बच्चा बैठा है उसको अगर टीचर दिखता नहीं है, तो वो साइड में होकर के भी टीचर को देखने की कोशिश करता है। वो ऐसा क्यों करता है जबकि उसको सब कुछ सुनाई दे रहा है, फिर भी टीचर को क्यों देखना चाहता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम टीचर के फेशियल एक्सप्रेशंस को, बॉडी लैंग्वेजेस को देखकर भी कई सारे चीजों का मीनिंग या फिर वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी क्या है, इन सभी को भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सो क्लियर? सो नाउ सी, अब हम पढ़ते हैं लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। यहां से बच्चों आप इसको टिक करेंगे। A good listener does not only listen to the spoken words। एक अच्छा जो सुनने वाला है, जो श्रोता होता है, वो केवल शब्दों को नहीं सुनता है, but observes carefully the non-verbal cues to understand the complete message। दोबारा बता रहा हूं मैं। A good listener does not only listen to the spoken words। एक गुड लिसनर जो है वो केवल शब्दों को नहीं सुनता है बच्चों, but observes carefully द नॉन वर्बल क्यूज टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट मैसेज। नॉन वर्बल क्यूज का मतलब क्या है? जैसे मान लो बोलने वाला शब्द तो बोलता ही है, बट साथ में उसके फेस के एक्सप्रेशंस, उसके हाथ पैर कैसे हिल रहे हैं, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, वो बैठा कैसे है, कैसे इशारे कर रहा है, इन चीजों को भी सुनने के, मतलब वॉट एवर ही स्पीकिंग, उस ओरल कम्युनिकेशन के साथ भी इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो नॉन वर्बल क्यूज है इनको भी वो साथ में ग्रास्प करता है और उसके बेसिस पर वो उन चीजों को समझने की कोशिश करता है। सो अ गुड लिसनर डज नॉट ओनली लिसन टू द स्पोकन वर्ड्स बट ऑब्जर्व्स केयरफुली द नॉन वर्बल क्यूज टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट मैसेज। फिर इसके आगे बच्चे एक और लाइन हमको लिखना है।
he absorbs the given information, आप जो भी आप उसको information देते हो उसको properly वो absorb करता है, उसको process करता है, understand करता है, समझता है, understand its context and meaning, and to form an accurate reasoned intelligent response. इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. And to form an accurate response, और वो properly उसके अनुसार जो है बच्चों response भी देता है. तो ये 3 लाइनें आपके लिए काफी हैं. जब भी आप listening for understanding लिखते हैं तो इतना आपको लिखना है. बाकी आप बच्चों रीड करने के लिए भले ही आप पूरा कर लीजिए, बट एग्जाम में आपको इतना ही लिखना है. बट एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं इसमें क्या क्या और भी लिखा हुआ है. Listening for understanding. We are bombarded by noise and sound in all our waking hours. दिन भर जब भी आप जगह रहते हैं तो आप दिन भर आप bombarded मतलब बहुत ज़्यादा शोर हो गया, साउंड हो गया, वो सब आपके कानों में चलता रहता है. We hear conversations, हम कई सारी बातें सुनते हैं, न्यूज़, गॉसिप and many other forms of speech, और काफ़ी सारी चीज़ें हमको सुनने को मिलती हैं all the time. However, most of it is not listened to carefully. बट इन सभी को बच्चों हम लोग सुनते तो हैं पर ध्यान नहीं देते हैं. And therefore not understood, partially understood और misunderstood. और इस कारण या तो हम उसको ठीक से समझ नहीं पाते, या थोड़ा समझ पाते हैं, या फिर गलत समझ जाते हैं. ठीक है. The listener has to be objective, practical, and in control of his emotions. Often the understanding of a listener is colored by his own emotions, judgment, opinion, reactions to what is being said. तो ये जस्ट आप रीड कर लेना, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से यहां तक जो है ये 3 लाइनें ही आपको लिखनी है. ओके. सो ये हमारा हो गया 7th कैरेक्टरिस्टिक. अब नेक्स्ट जो है बच्चों हमारा है फोकस एंड अटेंशन. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस फोकस एंड अटेंशन. देखो बच्चों, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं और पढ़ाते पढ़ाते आप लोग सुन रहे हो मेरी बातों को, ये भी ठीक है. जैसे ही मान लो अगर आपका मोबाइल फोन बज उठता है तो आप उस मूवमेंट के लिए आपका ध्यान उस फोन की तरफ जाता है. आप देखते हो यार किसका फोन है, किसका मैसेज, आप निकालते हो, व्हाट्सएप खोलते हो, फिर फोन बंद करके जेब में रखते हो. तो इस पर्टिकुलर टाइम के दौरान हो सकता है कि जो भी लाइनें मैंने बोली हैं, जो भी शब्द मैंने बोले हैं, वो या तो आपने नहीं सुने होंगे, या तो आप पूरी तरीके से आपने उसको स्किप कर दिया है. तो इस प्रकार से जब आप चीज़ों को कंप्लीटली नहीं सुन पाओगे तो आप फोकस और अटेंशन नहीं कर पाओगे. यानी कि जब आप चीज़ों को सुनोगे ही नहीं तो फिर आप समझोगे कैसे. तो इसलिए बच्चों, जब भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है, जब भी आप किसी चीज़ को सुनते हो तो फोकस और अटेंशन दोनों का सहारा आपको लेना चाहिए. किसी प्रकार की डिस्टरबेंस को अलाउड नहीं करना चाहिए. ओके. तो इसमें आप देखिए कहाँ से टिक करना है. यहां से आप इसको लिखिए. Distractions are detrimental to the communication process with an individual or a group of people. जो distractions हैं, जो आपका ध्यान बटाने वाली चीजें हैं, वो detrimental हैं, मतलब हानिकारक हैं. किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए. यहां से करना है बच्चों, distraction से. Distractions are detrimental to the communication process with an individual or a group of people. डिस्ट्रैक्शंस जो होते हैं ये कम्युनिकेशन प्रोसेस में हानिकारक हैं, चाहे वो एक आप इंडिविजुअल के साथ कम्युनिकेट करो या फिर आप एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ आप कम्युनिकेट करो. यू मे ओवरलुक और कंप्लीटली मिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्यूज इन द इंटरेक्शन. इन डिस्ट्रैक्शंस के कारण हो सकता है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंप्लीटली मिस कर दो, और क्यूज इन द इंटरेक्शन, या फिर इंटरेक्शन में कुछ क्यूज है या साइंस है उसको भी आप मिस कर दो. Thus keeping your focus and attention, इसलिए आपका फोकस और अटेंशन ये दोनों बनाए रखने के लिए thus keeping your focus and attention during the communique is imperative. imperative मतलब important for effective communication. इसलिए बच्चों, जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो तो अपना फोकस और अटेंशन ये दोनों को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप कर सकते हो. तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर भी आपको ये 3 लाइनें जो हैं इसमें आपको करनी है. ओके. अब नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट आज का जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है ये भी हम देख लेते हैं. ये है बच्चों हमारा इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल. पहले हम इसको समझते हैं, एक एग्जांपल के साथ इसको हम समझते हैं कि इमोशनल अवेयरनेस और कंट्रोल क्या होता है.
एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इमोशनल अवेयरनेस और कंट्रोल दोनों होना अत्यंत आवश्यक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक जज को मालूम है कि जब एक गुनहगार उसके कटघरे में आता है तो गुनहगार को सजा देने से पहले वो गुनहगार के फेस को ना रीड करे, मतलब उसकी शक्ल पे नहीं जाना चाहिए। जिस व्यक्ति ने गलती करी है वो दिखने में भोला भाला है, तो हम उस वो भोला भाला दिख रहा है करके हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि उसने गुनाह नहीं किया होगा। तो इसलिए जब भी, तो ये बात जज को अच्छे से पता है कि उसको जब सजा सुनानी है वो शक्ल पर जाकर के नहीं सुनानी है, उसको सबूतों के आधार पर जो है उसको अपना निर्णय देना है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से द जज इज इमोशनली अवेयर। उसमें वो अवेयरनेस है जज में, और उनको वो कंट्रोल भी कर लेता है। अगर मान लो जज के सामने एक महिला आ गई जिसने कोई क्राइम किया है, तो जज हो सकता है कि सोचे यार बेचारी औरत है, इसको छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़ देना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा सा इमोशनली हो जाए, बट जज को इमोशनल्स को कंट्रोल कर लेता है वो, क्योंकि उसको पता है, फाइनली ही इज इमोशनली अवेयर। उसको पता है कि मुझे शक्ल को देख के सजा नहीं देनी है, मुझे सबूतों के आधार पर मुझे सजा देनी है। बट बच्चों इमेजिन करो, अगर वो कोर्ट में किसी और की जगह जज का खुद का बेटा आकर के खड़ा हो जाए, मतलब जज के खुद के बेटे ने मान लो अगर कल को कोई गलती करी है, तो जज तो इमोशनली अवेयर तो है, उसको पता है कि बेटे को सजा तो मिलनी चाहिए, अगर मिलने, क्योंकि उसने गुनाह किया है तो सबूतों के आधार पर बेटे को सजा मिलनी चाहिए। दैट मीन्स जज इज इमोशनली अवेयर। बट क्या जज अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएगा बच्चों? हो सकता है वो कंट्रोल ना कर पाए। जज को पता है बेटे ने गलती करी है, सबूतों के आधार पर इसको सजा मिलनी चाहिए। जज इज इमोशनली अवेयर, बट क्या करता है कि हो सकता है वो अपने बेटे को छोड़ दे, क्योंकि वो अपने इमोशंस पर बच्चों कंट्रोल नहीं कर पाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो एक डॉक्टर के पास जब एक पेशेंट आता है, मान लो किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, उसका पेट फट जाए, सर फट जाए, तो डॉक्टर जो है बहुत ही बिना टेंशन के उसका इलाज कर सकता है, ऑपरेशन कर देता है। बट अगर मान लो एक्सीडेंट अगर उसे खुद के बच्चे का हुआ हो और उसका बच्चा अगर बुरी कंडीशन में आए, तो वो डॉक्टर जो है इलाज नहीं कर पाएगा, उसका ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, उसके हाथ कांपेंगे क्योंकि वो खुद का बच्चा है। तो जज यहाँ पर भी डॉक्टर यहाँ पर भी इमोशनली अवेयर है कि मुझे पेशेंट को पेशेंट की तरह देख करके उसका इलाज करना चाहिए, बट वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए डॉक्टर खुद के बच्चे का जो है प्रॉपरली इलाज नहीं कर पाता, इसलिए वो इलाज कोई और डॉक्टर करता है। इसलिए बच्चों जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो इमोशनली अवेयर भी होना चाहिए और आपको कंट्रोल भी करना चाहिए। तो इसके लिए आप यहां से टिक करेंगे, सेकेंड पैराग्राफ पूरा आप करेंगे, बार हम इसको रीड कर लेते हैं। इमोशंस प्ले अ मेजर रोल इन अवर इंटरैक्शंस विद अदर पीपल। जब भी हम लोग किसी दूसरे लोगों के साथ इंटरैक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो इमोशंस जो है बच्चों एक इंपॉर्टेंट, एक मेजर रोल प्ले करते हैं। They are a powerful force that affect our perception of reality regardless of how hard we try to be unbiased. ये इमोशंस जो है बच्चों, ये हम रियलिटी से हमें दूर लेके जाते हैं। जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा खुश है और हम उसको आने वाले खतरे के बारे में बताते हैं, तो हो सकता है कि वो उसको इग्नोर करे। और अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा दुखी है, उसको हम खुशखबरी भी देते हैं, हो सकता है कि वो खुश ना हो, क्योंकि उस समय उन इमोशंस ने उसके दिमाग को घेर रखा होता है। तो इसलिए दे आर अ पावरफुल फोर्स दैट अफेक्ट आवर परसेप्शन ऑफ रियलिटी regardless of how hard we try to be unbiased. In fact, intense emotions can undermine a person's capacity. Intense मतलब अत्यधिक इमोशंस जो हैं एक व्यक्ति की क्षमता यानी कि पर्सन्स कैपेसिटी को भी खत्म कर देती हैं। किस लिए? फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग। जब व्यक्ति बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है तो वो सोच समझ के कोई निर्णय नहीं ले पाता, इवन व्हेन द इंडिविजुअल इज अवेयर ऑफ द नीड टू मेक केयरफुल डिसीजंस। इवन उस व्यक्ति को पता है कि उसको केयरफुल डिसीजंस लेने चाहिए, इसलिए जो है वो प्रॉपरली मतलब इमोशंस के कारण वो केयरफुल डिसीजंस जो है वो नहीं ले पाता है। तो बच्चों आई थिंक क्लियर है। तो इसी के साथ हमने जो है सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों ये हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। एक है नेक्स्ट जो है हमारा बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। मैं जस्ट आपको शॉर्ट में इसका व्यू दे देता हूँ। बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, जैसे बच्चों अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वी हैव स्टडीड दिस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या क्या
फीचर्स हैं, उसमें क्या क्या खास बातें होनी चाहिए। तो पहला हमने क्या देखा, क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, कोहेरेंट, कंप्लीट। देन सिक्स वन इज कर्टियस, कर्टसी यानी कि वही विनम्रता, देन लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, फोकस एंड अटेंशन, एंड द लास्ट वन वाज इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल। बच्चों ये 9 पॉइंट हैं, ये 9 के 9 पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थॉरोली इनको पढ़ना है। आप ऐसे नहीं सोचना कि 9 में से कोई 4 कर लिया या 5 कर लिया, क्योंकि एग्जाम में जो है इंडिविजुअल पॉइंट पर भी बच्चों क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और बच्चों इस हमारे चैप्टर का जो लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। अगर बच्चों हम लोग बात करते हैं कि ये बैरियर्स इन कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या, जब भी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, एक मैं आपको डायग्राम भी दिखाना चाहूँगा जो फर्स्ट चैप्टर इसका हमने फर्स्ट पेज में हमने पढ़ा था, प्रोसेस इन कम्युनिकेशन। ये देखिए, प्रोसेस इन कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था कि पहले सेंडर होता है, वो मैसेज को एनकोड करता है, मैसेज को भेजता है चैनल के द्वारा, फिर चैनल के द्वारा वो रिसीवर तक पहुंचता है, रिसीवर उसको डिकोड करके फिर फीडबैक देता है, फिर चैनल के द्वारा वापस वो सेंडर तक आता है। इस पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में अगर आप देखोगे बीच में लिखा हुआ है ये बैरियर। बैरियर, वन ऑफ द कम्युनिकेशन बैरियर इज नॉइज। जो शोर होता है बच्चों, ये एक प्रकार का कम्युनिकेशन बैरियर होता है। इस शोर के कारण जो है कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये तो जस्ट एक नॉइज हो गया। अब ऐसे ही कई सारे जो बैरियर्स हैं ये हमको हमारे इस लास्ट टॉपिक में स्टडी करने हैं। देखिए, पहला बैरियर है बच्चों फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब होता है जो हमारे आसपास के जो बैरियर्स होते हैं, जैसे दो लोगों के बीच अगर दूरी बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे मैं एक क्लासरूम में हूँ, दूसरे क्लासरूम में क्या बातें हो रही है मुझे नहीं सुनाई दे रही हैं, क्यों? क्योंकि बीच में दीवार है। सो दीज आर फिजिकल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर, जैसे बच्चों हमने चेन नेटवर्क में देखा था, मिस्टर ए बी को बोलता है, बी सी को, सी डी को, डी ई को। अगर मान लो ए ने बी को बताया, बी कंफ्यूज्ड है कि मुझे किसको बताना है, तो ये भी एक बैरियर है। देन लैंग्वेज बैरियर, आपको एक भाषा आती है, मुझे एक भाषा आती है, तो हम दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो ये लैंग्वेज बैरियर है। कल्चरल बैरियर, कल्चर, आपका कल्चर डिफरेंट है, मेरा कल्चर डिफरेंट है, भाषा दोनों की सेम है बट कल्चर इज डिफरेंट, तो यहाँ पर भी जो है मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। जैसे मान लो इंडिया में हम किसी मेहमान को अगर नीचे बिठा करके खाना खिलाते हैं तो वो बुरा नहीं मानेगा, बट वही किसी दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों को अगर आप नीचे बिठा करके खाना खिलाओगे तो वो उसमें अपना अपमान समझ सकते हैं, तो ये कल्चरल बैरियर हो जाता है। देन बच्चों इमोशनल बैरियर, इमोशनल बैरियर में अगर आप मान लो बहुत ही ज़्यादा सुखी हो या दुखी हो तो भी आप चीज़ों को प्रॉपरली जो है अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। फिर आता है हमारा एटीट्यूड बैरियर, ये डिपेंड करता है आपका एटीट्यूड कैसा है, जैसे पर्सनल एटीट्यूड। सिचुएशन एक ही होती है, सबके एटीट्यूड्स अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो एक ग्लास में पानी भरा होता है आधा, एक व्यक्ति बोलेगा कि ये ग्लास आधा भरा हुआ है और एक व्यक्ति बोलेगा ये ग्लास आधा खाली है। सिचुएशन एक ही है बट उसके दो आंसर्स हैं। और मान लो जैसे कि एक एक्सीडेंट साइट है जहाँ पे मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, तो एक रिपोर्टर को भेजा तो उसने फाइंड आउट करा कि भाई यहाँ पे तो बाइक वाले की गलती है, दूसरे को भेजा तो उसने बोला नहीं बाइक वाले की नहीं, यहाँ पे तो कार वाले की गलती है, तीसरे को भेजा तो बोलता है कि नहीं यहाँ बाइक की गलती नहीं है, कार की नहीं है, सड़क ही कुछ ऐसी बनी है कि सड़क की गलती है। तो इस तरीके से सिचुएशन एक ही होती है बट अलग अलग आंसर्स उसके निकलते हैं, तो सुनने वाला फिर अगेन वहाँ पे कंफ्यूज होता है कि वो किसको सही माने किसको गलत माने। तो इस प्रकार के बैरियर्स को बच्चों हम लोग एटीट्यूड बैरियर्स कहते हैं। देन परसेप्शन बैरियर्स हैं, परसेप्शन मतलब लोगों का दुनिया को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। देन फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बच्चों कि किसी को देखने की नज़र किसी की कमज़ोर है, किसी को सुनने की ताकत है वो कमज़ोर है, तो इस प्रकार से जो है ये भी बैरियर्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। देन टेक्नोलॉजी बैरियर्स, आज लगभग अगर आप देखोगे 99% जो कम्युनिकेशन होता है बच्चों वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से होता है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर टेक्नो फ्रेंडली नहीं है, वो अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अगर अपने आप को अपडेट नहीं कर पाता है तो वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर सकता। और फाइनली जो बैरियर है बच्चों जेंडर बैरियर, जेंडर में मेन एंड वुमेन। मेन अगर जैसे मान लो एक ऑफिस में मेन और वुमेन दोनों साथ में करते हैं काम करते हैं, तो मेन से हमेशा शिकायत ये होती है कि भाई जितना पूछा जाता है उससे वो बहुत कम आंसर देता है, और वुमेन से ये शिकायत होती है कि जितना हम पूछते हैं उससे कई गुना जो है वो आंसर देती हैं। तो ये भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। सो ये सारे बैरियर्स हैं बच्चों। तो कल जो है हमारी
लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, और सारे कम्युनिकेशन बैरियर्स जो हैं बच्चों हम लोग करेंगे। सो टिल देन बाय।